जीवन जी हमारे बीच में साथियों ने भाग लिया है, तो हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई बधाई और वंदन और अभिनंदन। हमारे पास कल दो समस्या, हमने उन समस्याओं पर चर्चा भी किया और इस संदर्भ में शायद उन तक ये बात पहुंच भी गई होगी, उनको भला भी हुआ होगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि भरोसा है कि उन्हें इंसाफ मिल गया होगा, और इंसाफ मिल गया होगा ये हमें बड़ी खुशी बात रही होगी अगर वो आज अपनी बात को हम तक पहुंचा देते, मतलब हमें बता देते तो बड़ी खुशी बात होगी। मैं बहुत साथियों के साथ कल भाई दो लोगों ने कहा था कि पुलिस आए दिन परेशान करती है, हमने इस संदर्भ में भी बात किया और इसका नतीजा ये हुआ कि प्रशासन ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा किया जा रहा है टारगेट बना करके तो ये गलत किया जा रहा है। और इस पर प्रशासन ने कहा कि मैं इस बात को गंभीरता से लूंगा। हमने कहा आप ले या ना ले, तो ये बड़ी विचित्र कहानी है और इस विचित्र कहानी में हम आपको बड़ी और भी ले चल रहे हैं, बताएंगे, सुनाएंगे भी और दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम जनता की अदालत में हमारे हिमांशु सर जी जुड़े हुए हैं और भाई मोहम्मद तालिब साहब जुड़े हुए हैं, और हमारे बीच में तमाम साथ जुड़े हुए हैं। तालिब साहब कृपया बैठ जाए तो अच्छा रहेगा, लेटने की जगह पे बैठ जाए, क्योंकि लेटने वालों का शायद नहीं है, बैठने वालों का थोड़ा अच्छा रहता है। और जब भी हम कभी लाइव पे आए तो कृपया मैं आप लोगों से आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि बैठ करके ही बात करें। तो बिल्कुल सही कहा, और हम आप लोगों को कष्ट देते हैं भाई। आज हम बहुत दिन बाद आए हैं, हिमांशु सर से मैं कहूंगा, हिमांशु सर जी कृपया हमें कष्ट करें, अपनी माइक खोल लें। हिमांशु सर अपनी माइक बंद किए हैं। तालिम भाई लेटे हुए थे और मैं तो एक्सीडेंट के बाद लेट ही गया हूँ, और मेरी पीछे बहुत की हड्डी टूटी हुई है, चलने में चल नहीं पाता हूँ और मुझे बैठने में काफी दिक्कत होती है। मैं धीरे धीरे सपोर्ट नहीं बैठ पा रहा हूँ। शायद आपको मैंने बताया था उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब। नहीं, आपने कहा था कि बहुत नहीं है, बस थोड़ा ही है। मैं बहुत, लेकिन मैंने सोचा कि वैसे ही चोट है, थोड़ी देर में सही हो जाएगी, लेकिन बाद में पता चला कि इसको डीपली लेना पड़ा, इसकी वजह से फिर मेरे नाम पिक्चर से गायब हुआ। जी जी, मैं आपने बताया और मेरी बात भी शायद हुई थी, मैंने किया भी था आपसे, तो आपने यही कहा था कि मेरी कोई विशेष नहीं है, थोड़ा सा हो गया है। और वैसी चोट है, हो जाएगा, जो चोट है थोड़ी बहुत लग जाती है, लेकिन वो पीछे जो चलने में जो प्रॉब्लम आई, चल नहीं पा रहा हूँ मैं, मतलब एक पैर से ही चलना पड़ रहा है। मैंने एक पैर से ही चलना पड़ रहा है, तो दिक्कत ज्यादा है, और जिन दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आपकी कोई भी तो आप बिना कर सकते, आप लोग अपनी मैं दुआएं तो हम लोगों का, हमारे बुजुर्ग उस हिसाब से आप बुजुर्ग हैं, जन हैं, और हमारी अग्रसरता है आप जैसे लोगों का। जिस कारवां आपने चलाया था, आज ये कारवां बढ़ता जा रहा है, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपने जिस संघर्ष को आगे बढ़ाया था वो संघर्ष बढ़ता जा रहा है। वो तो सही है, लेकिन हमने जो सोचा था दिवाली के बाद इसके लिए इतना प्रोग्रेस करेंगे और वो काम नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, देखिए हमारा काम करना है, हमें लक्ष्य पाने के लिए। बिल्कुल देखिए, और हमें 2022 ठीक है, जैसे भी कट रही है काटेंगे, लेकिन हमें 2022 के बाद इस समय जनवरी दिसंबर से ही, जनवरी में ही स्टार्ट हो जाना है। 1 तारीख को कुछ हमें नया करके दिखाना है।
देख- दिवाली के साथ मेरे साथ तो कोई बात नहीं है, मैं किताब करने की, और मैं बहुत जल्दी ही फिर बिल्कुल पहले की तरह तो क्या आपके सामने आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बताया था कि हमारे पत्रकार साथी धैर्य बना करके डेली आ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज जनता की अदालत में लगातार मैंने होली के चक्कर में मैं थोड़ा था कि लोगों ने कहा होली में थोड़ा धैर्य बना, तो दिवाली कार्यक्रम में तो हम इस कारण में गए थे, और रुकने के बाद हमने शुरू कर दिया। हालत में के साथ आ रही है, तमाम लोग इस कमेंट भी कर रहे हैं, भाई तालिब रजा ने किया है, रामपुर से किया है। अपने मैं सभी साथियों से माफी मांगी, बीच में नहीं आ पाया और मुझे प्रतिक्रिया नहीं पता चली, लेकिन मेहनत से इस संगठन को आगे बढ़ाते रहे हैं। इस संगठन की चर्चा रेगुलर बनी रही है, ये मेरे संज्ञान में आता रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को, सारे पत्रकारों को, हमारे संगठन से जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सरकार जी को बने रहे और लाइव लेते रहे। इसके लिए मैं सभी को, साथियों को अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आगे बने रहे। मुझे उम्मीद है कि नहीं, आप लोगों के साथ में जुड़ा ही रहूंगा, अपने दिल से कहीं ना कहीं आपके साथ में लगा रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ सभी बिल्कुल। और देखिए, मैं भाई आपके प्रति अफसोस मंजर सर जी, हिमांशु सर के लिए, और सभी लोग आपको लिए कह भी कर रहे हैं। और हम लोग आज से बात नहीं हो पा रही थी, एक दिन हमने नहीं मन माना तो मैंने आपको भिटका, और हमने सोचा कि सर को क्या हालत है, आपने कहा नहीं बहुत जल्दी है और सर लाइव पे मैं आ जाऊंगा, फिर नहीं आ पाए। तो मैंने कल भी दीक्षित जी से मैंने हिमांशु सर नहीं आ पा रहे, तो क्या हम लोगों को अलीगढ़ की तरफ रवाना होना पड़ेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं। और फिर मैंने आपको कॉल किया तो आपने बताया, तो बड़ा मुझे प्रसन्नता हुई कि आप लाइव पे आएंगे। अगर आपके यहाँ अलीगढ़ बड़ा है, और अगर हमसे कई प्रकार की, क्योंकि हमारे कई मित्र डॉक्टर जो विशेषज्ञ हैं, अगर आप आ जाएंगे कि तत्पश्चात मेरा भी आपके साथ कंधा से कंधा मिला के रहेंगे। वैसे आप करा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं अगर प्रकार का हो पा रहा है तो हम निश्चित रूप से मैं आपके साथ करेंगे। और भाई आरती जी कृपया लाइव पे आने का कष्ट करें, और मुझे किसी भी प्रकार, मतलब ये न सोचिए कि हमें लाइव हम कहें सर से या संकोच करें। देखिए, जो लोग हम लोग ये लाइव बन गए, हम एक परिवार है, या हमारा अंतर्राष्ट्रीय लाइव से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, एक परिवार के मेंबर हैं। कैसे हैं हिमांशु जी? बस आप लोगों का आशीर्वाद है सर। कैसे लिए हैं? नहीं, हाल तो बैठे हैं, लेकिन हमारे इसमें एक ग्रुप में नहीं है, लेकिन सपोर्ट लेके बैठे हुए हैं। चोट लग गई है, काफी लग गई है, बहुत समय हो गया आपको चोट लगी? जी, अभी ठीक नहीं हुई? नहीं, मैं पता नहीं रीढ़ की हड्डी में और ज्वाइंट में क्या प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ एक पैर से। चलने दिक्कत आ रही है, और बिल्कुल भी सपोर्ट, पैर चलने में ऐसा लगता है जैसे विकलांग है कोई। नहीं तो डॉक्टर क्या बताया, डॉक्टर ने क्या बताया है? उसका कहना है कि कोई बोन की कोई हड्डी होगी ज्वाइंट की, तो फ्रैक्चर है, इसमें टाइम लगेगा आपको, तो बेड रेस्ट चाहिए। बेड रेस्ट कितना करेंगे आप? तो कितने दिन लगेगा, कुछ बताया? महीने, 2 महीने? 2 महीने तो हो गए, अभी कहता है फिर 1 महीने अभी और लगेगा। और दिन सही हो जाता है बीच में 2-3 दिन के लिए, फिर वहीं का वहीं आ जाता हूँ, फिर नहीं घर पे, मतलब मैं करवट भी नहीं चेंज कर पाता हूँ बेड पे। दिक्कत ज्यादा है। तो अगर वो डॉक्टर आपके समझ में ठीक नहीं आ रहा है तो कृपया आप हमें बताइए, और मैं डॉक्टर, हमारे यहाँ पे एक बैठरो डॉक्टर है, बैठरो बहुत मशहूर डॉक्टर है हड्डी। मैं भी सोच रहा था कि जयपुर वो लखनऊ आने की, क्योंकि अलीगढ़ के मैंने सारे डॉक्टरों को कंसल्ट कर लिया, दिल्ली से कर लिया, सब जगह से, लेकिन दिल्ली में तो मैंने फोन से किया है,
अलीगढ़ में सबको दिखा भी लिया। अब मैं जब बेड पे ही करवट नहीं ले पा रहा हूँ, उठने के लिए मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, मैं मुझे किसी को पड़ा है। तो इस संदर्भ में आप हमसे क्या चाहते हैं, उम्मीद कर देखिए आप वहां से आ जाएं या फिर मैं गाड़ी यहाँ से भेजूं आपके लिए? नहीं, मैं आ जाऊंगा। गाड़ी तो यहाँ से कई अधिकारी आते हैं लखनऊ, उन्होंने मुझसे खुद कहा है कि लखनऊ चलो जी। मैं बार-बार सोच लेता हूँ चलो अलीगढ़ में सेव है, वहां जाके कैसे परेशान करें, किसको परेशान करें। नहीं, अगर आपको इस तरीके की कोई दिक्कत है तो आप आइए, क्योंकि यहाँ पर एक बैफ्लो अस्पताल है, हॉस्पिटल है, जो स्पेशल हड्डियों के लिए है और वहां पर कई ऑपरेशन किए हैं, बड़ा कुशल पूर्वक डॉक्टर हैं, तो उनसे मैं समय लेकर के मैं आपको दिखाता हूं और बात करता हूं। या फिर आप बड़े डॉक्टर से या मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से आप संपर्क करिए, कंसीडर करिए और आप जाइए, बताइए कि देखिए ये इतनी जल्दी क्योंकि हड्डी की चोट है, थोड़ा 90 दिन लगता है, 3 महीने न्यूनतम लगता है। एक निर्दोष तिवारी बेचारा घायल हो गया है, उसको भी डॉक्टर ने 3 महीने के लिए प्लास्टर कर रखा, ठीक है? तो क्योंकि हड्डी का जुड़ने का समय जो होता है वो न्यूनतम 3 माह ही लेता है। बिल्कुल। तो उन्होंने कंसिडर किया है, अगर फायदा है तो कोई बात नहीं, आने का, कष्ट करने का नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कृपया आप हमें बिना संकोच के बात कहें और हम आपके साथ चलेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर को बताएंगे और डॉक्टर हम लोगों का पारिवारिक संबंध है और वो निश्चित रूप से आपको करेंगे, फायदा भी होगा। और मेरी कामनाएं हैं सभी लोग, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ हो जाए, तन मन और धन। ये न सोचिएगा कि मन ही मन में से मैं बोला, तन भी दूंगा, मन भी दूंगा, धन दूंगा। मैंने कहा था कि 1 रुपए से लेकर के 50,000 तक हम संगठन के सभी पदाधिकारी आपके लिए समर्पित रहे। तो आपके साथ इतना बड़ा परिवार है और इस परिवार में अकेले आप नहीं हैं, बशर्ते आपको थोड़ा शेयर करने की जरूरत है कि हमें इस तकलीफ पे हैं। तो इतना बड़ा परिवार हो, 7-8 हजार का परिवार हो, तो शायद लगता है कि 8,000 परिवार में हम लोग 1-1 रुपए दे देंगे तो 8 बहुत बड़े हो जाएंगे। इसलिए हमें मुझे अपने परिवार से बस इतनी ही उम्मीद है और मुझे मालूम है सारे परिवार की ही जी, तो सारे लोग करेंगे। और हमारे यहाँ आप तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और बहुत हमारे साथी जुड़े हुए हैं, और मैं अपने अन्य पत्रकार साथियों से भी कहना चाहूंगा, जो हमारे पत्रकार साथी जुड़े हुए हैं, वो सभी साथी एक दूसरे पत्रकार के हित में, आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी चीज एक जानवर के लिए खड़ा हो जाता है। तो हम लोग, भगवान ने मुझे आर्थिक सहयोग भी देकर हम 5 लाख नहीं दे पाए। एक हमने और गए और बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अब एक परंपरा चलाने जा रहे हैं, हम शादियों में जाएंगे तो हम पैसा नहीं देंगे, मगर किसी बीमार होगा हम देखने जाएंगे तो हम पैसा चाहे 5 रुपए दें, हम देंगे। ये परंपरा हम लोग को डालना चाहिए। शादी हमें 6 महीने बद के करना पड़ता है, शादी में तो हमें तिथि निकालनी पड़ती है, हम व्यवस्था कर लेते, उधार ले लेते, व्यवहार ले लेते, तमाम तरीके का होता, मगर अचानक जब बीमारी आती है तो कोई तारीख और दिन नहीं होता है, उस समय हमें एक-एक पैसे 1 लाख के बराबर होता है। इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाह रहा हूं, एक परंपरा बनाइए, हम लोग सभी लोग बनाते हैं कि अगर कहीं पे जाएं, किसी भी बीमार आदमी को देखने जाएं, अपनी श्रद्धा के अनुसार, उधार लेके नहीं जाएं, जो आप आए ना और आपके घर में मांगने वाला पहले पहुंच जाए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उसे 10 रुपए दे दें, 10,100 दे दें, 1 लाख दे दें, 50,000 रुपए दे दें, उसे दे दें। वैसे हिमांशु सर जी, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 30 तारीख को जनपद सीतापुर में एक छोटा सा कार्यक्रम होगा। 30 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे सीतापुर में, और तत्पश्चात लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग मार्च और अप्रैल में करेंगे, क्योंकि अप्रैल में शायद हम लोगों को ठंडक भी निकल जाएगी और गर्मी होगी और हर आदमी आराम से आ सकता है। और अप्रैल महीने में हम लखनऊ में मार्च के और अप्रैल के बीच में एक बड़ा सम्मेलन होगा, जो पूरे देश का सम्मेलन, प्रदेश का सम्मेलन हम सोच रहे हैं किया जाए।
अब आप लोगों का निर्णय है। 30 तारीख को निर्णय के बाद हम निर्णय बताएंगे, क्योंकि सीतापुर में शुरुआत करने जा रहे हैं। सीतापुर में भाई आदित्य दीक्षित जी हैं और तमाम लोग हैं, उनसे सभी से कंडीशन करके 30 तारीख को हम लोग रणनीति तय करेंगे। भाई धर्मेंद्र जी ने भी आपको सभी को धन्यवाद दिया है। भाई धर्मेंद्र जी सभी को ढेर शुभकामनाएं दिया। धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी और भाई राम कुमार जी भाई और अशोक कुमार जी भी सभी को धन्यवाद दिया है, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और भाई मोहम्मद तालिब साहब जी, बताइए तालिब साहब क्या कहना चाह रहे हैं आज की जनता की अदालत में? तालिब जी सर। जी, तालिब साहब क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर मैं आज की तारीख में सर आज मैं लाइव पे और मुझे आज जुड़ने से जनता के सही चल रहा है सर। इसको देखता हूँ, लाइव पे देखता हूँ और जनता उनकी राहत जनता की गात से हल हो पाए तो सर बहुत है सर। ये जन कार्यक्रम चलता है जी, बस सर इतना ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तालिब रजा जी, आपने बताया कि जनता की अदालत में, जनता के हित में और जनता के प्रति जो आपने समर्पित भाव किया है, लोगों को आज उम्मीद और लोगों के अंदर एक पहचान है, वो एक बड़ी पहचान है। मैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने भरोसा किया है तो ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए। और मैं इसके लिए मैं लगातार संघर्षरत हूँ और हमारे आदित्य दीक्षित जी भी संघर्षरत हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो टीम है, हमारे मतलब जो एक परिवार है, कुटुंब है, वो पूरा का पूरा संघर्षरत है। देखिए हिमांशु सर जी, एक कहावत है कि पड़े हुए हैं मगर फिर भी खड़े हुए हैं। सही बात, मतलब पड़े हुए हैं फिर भी खड़े हुए हैं, ये कम नहीं है, एक परिवार का एक हौसला है। तो इसलिए तालिब जी, हम सभी लोग मिल करके अगर किसी भी प्रकार की किसी के साथ कोई भी परेशानी हो तो हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं भगवान करे बड़ी जल्दी स्वस्थ हो जाए, और मैं कहता नहीं, मैं करता हूं। अगर किसी भी हमारे संगठन के पदाधिकारी को या हमारे किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है और मुझसे कहता है तो मैं उसे अपना खून देने के लिए 24 घंटा तैयार रहता हूं। अगर चाहे एडमिट कभी परीक्षा करके ले लीजिए कि सर आपका खून चाहिए, तो मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूं, आह तक नहीं। क्योंकि मेरे खून से, मेरे कतरे से किसी का भला हो रहा है, तो इससे मैं धन्य क्या हूं। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि हमारी बातों को सुनते हैं, और आप लोग भी इसी तरीके से करें। अगर हम पूरा देश नहीं संभाल सकते हैं, पूरा देश को सही नहीं कर सकते हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। आप जितना सही कर सकते हैं, हमें बुरा कहने की जरूरत नहीं है। अपने पास जितना अंधेरा है, ये कहावत है कि हमें अंधेरे को बुरा कहने की जरूरत नहीं है, हमें अपने हिस्से के दिया जलाइए, अंधेरा खुद जाएगा। तो हमारा कहना, अपना कर्तव्य करते रहे। हम लोग थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद की जो सदस्यता अभियान है, आप लोग तेज करिए। आप लोग 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लोगों को जोड़िए और इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। कहिए नहीं, करिए, और कहें और करें, दोनों करें, तभी आनंदमय होंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तालिब रजा जी, मुझे आशा और उम्मीद है। तालिब रजा जी, आप कहां से बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत से दर्शक आपकी तस्वीर देख रहे हैं, बहुत से लोग लाइव पे देख रहे हैं, तो कृपया, हम तो जानते हैं तालिब रजा जी फला जगह से बोल रहे हैं, मगर अपने जब मुखारबिंद से कहते हैं तो लोग सुनते हैं, लोग जानते हैं, और जब आप कहेंगे तो सभी लोग सुनेंगे। जी सर, जी, रामपुर से भाई तालिब रजा जी जुड़े हुए हैं, और इनका कहना है कि रामपुर जनपद में बड़ी संघर्ष के साथ लोग काम कर रहे हैं।
कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और इनके साथ नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसी की तरह कारवां बढ़ता जा रहा है और आप भी लोग कंधे से कंधा मिला के काम करें और निश्चित रूप से उस कारवां को आगे बढ़ाने का जो हौसला करेंगे, काम करेंगे, जिससे हम लोगों के हौसला और बढ़ेंगे। और मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि इस कारवां को बढ़ाने में पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। जी साहब बताइए। जी तालिब रजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और हमारे विचारों को सुना और मैं चाहूंगा इसे शेयर करें। जाइएगा नहीं क्योंकि हम आपको फिर अभी लाइव पे लेंगे, जाइएगा नहीं तालिब रजा, क्योंकि अन्य भी लोग लगे हुए हैं। सबसे बारी बारी से बात करूं ताकि ये न रहे कि आप कुछ ही लोगों से बात करते हैं। चलो रामजीवन जी से बात कर लें तब। रामजीवन जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। रामजीवन जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर प्रयागराज से बोल रहे हैं। प्रयागराज माने प्रयागराज से बोल रहे हैं, बहुत धन्यवाद। प्रयागराज की पावन धरती से बोल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? प्रयागराज से बोल रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर जैसे तीर्थों का नाटक जी, उसी तरह अपने जो गरीब लोग हैं जी, के लिए सरकार व्यवस्था, जी, जो प्रजा है राजा की, जी, खान पान जैसे मकान हो गया, जी, यही सब है। बहुत सुंदर है रामजीवन जी, आपका बड़ा ही विचित्र आपने कहा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने कहा कि राजा का कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा को सुखी रखे, संपन्न रखे, वही राजा कुशल होता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपकी सोच इतनी महान है, बड़ी विचित्र है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज का मुद्दा बड़ा विचित्र मुद्दा भी है। क्योंकि आज हम लोगों ने बात किया था कि क्या वास्तव में गरीबों को आवास मिले हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहा है कि वास्तव में गरीबों को मिल पा रहा है। तो हमारे बीच में इस चर्चा को लेने के लिए आज जनता की अदालत में हम लोग आज आए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं रामजीवन जी जानना चाह रहे हैं कि आप जिस गांव में रह रहे हैं, क्या वहां के गरीबों को क्या सभी को जो गरीब हैं खुले आसमान में इस कड़ाके की ठंड में रहेंगे, क्या उन्हें आवास मिल पाया है? सर कुछ लोग को मिल पाया है, तो कुछ नहीं मिला है। जी, जिन लोगों को नहीं मिला है, क्या वो लोग अपनी बात को शासन प्रशासन तक कही है, अधिकारियों को बताया है, लिखित में दिया है? सर गांव के लोग हैं, तो नॉलेज नहीं है वहाँ। तो मैं जानता हूं आपका काम ही है कि आप एक सच का आईना हैं, आप एक मार्गदर्शक हैं, आप एक सिपाही हैं, आप एक पत्रकार हैं और आपका काम ही है कि शासन की बातें प्रशासन तक पहुंचाना, शासन प्रशासन की बातें अधिकारियों तक पहुंचाना, अधिकारियों की बात जनता तक पहुंचाना। ये सब काम आपको बाखूबी निभाना होता है और मैं चाहूंगा कि आप इस कार्य को करें। जी सर। और इतना अच्छा आप काम करेंगे और लोगों को बताइए कि लाइव पे आए, बात करें, तो निश्चित रूप से लोग धैर्य के पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और आपकी प्रशंसा के साथ साथ उन गरीबों को लाभ होगा। तो निश्चित रूप से आपको बार बार नमन करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे और आपको बार बार ये कहेंगे कि इस गरीब की आवाज को मैंने टीवी पर देखा हूं। तो आप जो हमसे बात कर रहे हैं इस ऐप के साथ साथ आप टीवी पर भी आ रहे हैं, आप अभी देख सकते हैं, आप अभी बात कर सकते हैं कि अब तक टीवी न्यूज चैनल पर आप बिल्कुल दिख रहे हैं, जैसे हमसे आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप टीवी चैनल पर अभी आप देखिए, खोलिए, लिखिए अब तक टीवी, आपको उस पर दिखाई देगा और आप जो मुझसे कमेंट कर रहे हैं वो भी आपको सुनाई पड़ेगा, क्योंकि जो आपने हमसे बात कर रहे हैं
बिल्कुल वही चीज टीवी पर आ रही है, तो आपको बिल्कुल सही है और आप हमसे बात कर सकते हैं, कह सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगा इस ऐप को अपने गाँव में कम से कम 5 लोगों को, उनके 5 लोगों के मोबाइल पर कल डाउनलोड कराएँ। रामजीवन जी। जी सर। और कम से कम 1 लोगों को कल सदस्य बनाएँगे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद से। मैं कल आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ। जी सर। जी, और भाई हमारे जुड़ चुके हैं दीक्षित जी, भाई बहुत शांत बैठे हैं। कृपया अपनी माइक बंद कर लें और भैया से बात किया जाए। जी, आदित्य दीक्षित जी। जी सर। बहुत शांत पूर्वक बैठे हैं। मैं धर्मेंद्र जी से बात कर लूँ, फिर आपको मंच समर्पित करता हूँ। धर्मेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। आप लोगों को धन्यवाद। भाई धन्यवाद तो आपको है। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके सभी के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो हम धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपको, सभी भाइयों का धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, आज बहुत विचित्र मुद्दा है। आप तो मुझे लगता है कि आप गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। जी, गोरखपुर से। जी, बहुत सुंदर। धर्मेंद्र कुमार जी भाई गोरखपुर से जुड़े हैं और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रसन्न है गोरखपुर से। जी। अब नहीं प्रसन्न है तब भी प्रसन्न है। जी, बिल्कुल। क्योंकि एक कहावत है, अगर नहीं प्रसन्न है तब भी प्रसन्न है, क्योंकि वहां के सीएम है और जो सीएम है फिर गोरख के मंदिर के, गोरख धाम के पुजारी भी हैं, तो उनके जो शरण में चला जाता है वो सब मंगन रहता है। जी, बिल्कुल सही है सर। तो मैं कहना चाह रहा हूं, क्या भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनसभा में कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक सभी को छत मुहैया हो जाएगी, हर गरीब। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके खुद के विचार। तो मैं जानना चाह रहा हूं, क्या सभी गरीबों को छत मुहैया हो गई? नहीं सर, सभी गरीबों को छत मुहैया तो हुई नहीं है, लेकिन काफी हद तक लोगों को तो मुहैया कराया गया। काफी हद तक लोगों को मुहैया करा दी गई। जी बिल्कुल। कितने परसेंट? गोरखपुर जनपद से सर जी, मैं जितना हमारा क्षेत्र में करता हूँ जी, वहाँ पे आपका शिक्षा से संबंधित, आवास से संबंधित ये कार्य काफी हद तक देखा गया है कि सुचारू रूप से, और काफी लोग उससे लाभान्वित हुए। जी, एजुकेशन भी काफी गरीब तबके के लोग भी पढ़ने के लिए सक्षम हो गए हैं। साथ में स्कॉलरशिप वगैरह की जो सरकार कर रही है, उसके अतिरिक्त तमाम ट्रस्ट के लोग, तमाम के लोग अपने से भी सहयोग, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मतलब लोक शिक्षा के प्रति उस गांव में, क्योंकि सीएम साहब रहते हैं, शायद वहां पर ज्यादा बरसात हो रही है। हमें लगता है बगल में दीक्षित जी कि यहाँ पे सीतापुर में शायद कम बरसात हुई है। सर जी सर, मैं एक जानकारी कर रहा था, क्या हमारे जो भी पत्रकार हैं उनको किस श्रेणी में रखा गया? वो क्या इनकम टैक्स देने वाले हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं? सब पत्रकारों के कौन सा बिजनेस होता है, मैं तो नहीं जानता हूँ कि कोई अलग से बिजनेस करना। अगर पत्रकार तो सुरक्षा से किया जाता है और एक तरीके से जन सेवा, जो और जनता की सेवा कर रहे हैं। और विधायक और सांसद क्या करते हैं? जी सर, विधायक और सांसद मंत्री ये लोग क्या करते हैं? ये सब विधायक सांसद मंत्री का पत्रकारों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। तो पत्रकारों को इतनी भी लेवल में ना गिराए कि वो एक भीख मारने की स्थिति पे आ गया है। बिल्कुल सही है। तो आप उनको ये बता दीजिए, उनको किराया भी नहीं है घर का देने के लिए, उनको खाने के लिए राशन भी नहीं है घर पे खाने के लिए, तो वो क्या जनता की सेवा करेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। ये जो आपने कहा, आज तक कितने भी पत्रकारों को किसी को मकान दिया? किसी यहाँ तो गिने चुने लोग पाए हैं जो उन्होंने बना दिया। जी सर,
मान्यता प्राप्त पत्रकारों को जो सीढ़ी में दे दिया है, उनका कहीं अगर मकान मिल गया तो बात अलग है। और आज जो पत्रकार सड़क पर घूम रहा है, अपने पेट्रोल फूक रहा है, उसको अपने घर का राशन भी नहीं मिल रहा है। उसको अपने घर का राशन नहीं, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। वही पत्रकार वो क्या खाए, वो क्या खाए, वो अपने बच्चों को क्या खिलाए। तो ये समस्या हम हमारा ही नहीं, हम सबका है। लेकिन कुछ एक दो उदाहरण, जनता ही जब नेता को वोट देती है तो क्यों नहीं कहती है कि इन पत्रकारों के बारे में सोचा जाए। जनता नहीं कहेगी। अगर जनता के साथ कोई दिक्कत होती है और नेता नहीं सुनता है तो किसको बुलाती है? पत्रकारों को। पत्रकारों को कोई पत्रकारों को कुछ दे दिया या पत्रकारों ने उनसे कुछ ले लिया? नहीं, पत्रकारों ने हमेशा ही दिया थी, तो उनको कहा कोई कुछ देता है? वही तो बात कर रहा हूँ। पत्रकारों की समस्या किसी की कोई समस्या नहीं है। पत्रकारों के लिए सारी समस्या सबके लिए समस्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पत्रकार के घर में अगर रोटी नहीं है तो वो किसी की समस्या नहीं है, और किसी के घर में अगर रोटी नहीं है तो वो पत्रकार की समस्या है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अभी जैसा कि हमारे साहब ने बताया कि यहाँ पे अनितर बता रहे थे कि आपके जो अन्य लोग हैं, आपका जो कार्य है वो मध्यस्थता का है। हम लोग मध्यस्थता का काम करते हैं, लेकिन हमारे दुख और दर्द को कोई समझने वाला नहीं। वही तो बात कर रहे हैं सर। अगर हम एक परिवार लेके चल रहे हैं, अगर चौथा स्तंभ में हम, तो चौथा स्तंभ में एक परिवार का मेंबर होता है। एक परिवार में 4 होते हैं, मियाँ बीवी 2 बच्चे। ये बिल्कुल सही है। जब ही परिवार होता है वही 4 खंबे हैं जो मकान बनाते हैं। ऐसे ही 4 स्तंभ हम है। अगर हमारी टांग तोड़ देंगे तो मकान कैसे बचा लोगे आप? यही चीज तो मैं कह रहा हूँ। अगर हमारे घर में एक बच्चे की तबीयत खराब होगी तो हम चैन से रोटी खा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। लेकिन आप भूल करके लोगों का दिखाते हैं, अपना दुख झूठ करके लोगों का दुख करते हैं। लेकिन मैं उनकी बात मानता हूँ, अपना दुख लेके वो हमारे पास आते हैं और हम उनके पास जाते हैं। लेकिन जब हम लोगों के साथ दुख होता है तो कोई कुछ नहीं कहता है। उन नेताओं के पास उन नेताओं से क्यों नहीं कहते कि आप इनका दुख दूर कीजिए? उन नेताओं आप अगर हम लोगों के साथ मिल जाए, उन नेताओं के साथ छोड़े, आप एक दिन जिस दिन इलेक्शन है, सारी जनता एक दिन ये कह दे पहले पत्रकारों के साथ आप समझौता कराए, उस दिन हम वोट डालेंगे। देखिए सारे नेता अगर सामने नहीं आ जाते, जनता की गली में अगर पानी नहीं आ रहा, सड़क नहीं बन रही है, तो आप अपना इलेक्शन के लिए बोल देते हैं जनता कि साहब हम वोट नहीं डालेंगे, एक तरफा वोट नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। प्रेस वालों को बुलाया, कवरेज करा दिया, नेता अगले दिन से अधिकारी सब पहुंच जाते हैं। कभी आपने कहा कि हमारी गली का जो पत्रकार आया था उसके घर पे रोटी नहीं है और हम इसलिए अपनी गली के मोहल्ले के सारे संबंध हम वोट नहीं देंगे, कोई गांव का वोट नहीं देगा। तो हमारे जो एरिया का प्रधान वो है पत्रकार, उसके साथ इतनी बदसलूकी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रहे हैं इस तरह की बातें हो चुकी है और कई बार इसका विधायक जी से और हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी सी गलत लग रही हो, किसी वे में आप समझ रहे हो, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत दुखी हूँ और मैं पत्रकारों के बारे में बहुत डीपली समझ रहा हूँ। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अपनी व्यथा को संबंधित लोगों से कहने के बावजूद भी यदि नहीं कोई दिक्कत में पहुंच पाते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या? मेरा कहने का उद्देश्य सर केवल यही है कि जनता अगर पत्रकारों के साथ मिल जाए तो शायद ये नेताओं को हम सुधार दें, लेकिन जनता नहीं पत्रकारों के साथ आती है। उसको केवल अपना दर्द जब होता है तो वो जनता अपनी पत्रकारों की बात बताती है, उसके बाद वो उन पत्रकारों को भूल जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पत्रकारों को कोई नहीं जानता। जनता के दुख दर्द पड़े तो पत्रकार आवे, अधिकारियों का दुख दर्द हो तो पत्रकार आवे, कोई कार्यक्रम हो तो पत्रकार कहा जाए। जनता से अगर आप सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे तो जनता सुनेगी किस तरह से, ये आप नहीं जानते। हमारे साथ कोई जनता नहीं खड़ा होगा, लेकिन हम जनता के साथ है, हम उन अधिकारियों के साथ है, विधायक मंत्री के साथ। देखिए मैं धर्मेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा रोकते हुए मैं कहना चाह रहा हूं,
बहुत अच्छा प्रासंगिक है और हमारे भाई हिमांशु सर ने मुद्दा उठाया है कि आज हर चीजें, हर सुविधाएं, हर व्यक्ति के साथ में खड़ा हूं, मगर जब पत्रकार के चूल्हा नहीं जलता है तो कोई नहीं खड़ा होता। बिल्कुल सही। इसलिए हम लोगों ने ये अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद, हमारे हिमांशु सर, हमारे आदित्य दीक्षित जी ने, हमारे राम जीवन यादव जी ने और हमारे भाई तमाम साथी, जिनके नाम लूं, करीब 7,000 से ज्यादा लोगों ने मंत्रणा करने के बाद इस संगठन को जन्म दिया, जिसका नाम था अंतर, जिसके अंतर आत्मा, जिसके अंतर का मतलब होता हम लोग घर में अंतर, राष्ट्रीय लेवल के पूरे सभी को एक समाहित करते हुए अंतरराष्ट्रीय संगठन का एक चयन किया गया, जिसका नाम रखा गया अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर हमारा नेता नहीं सुनता है, अभी देखिए भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया 4 भाग बांटे गए। भारत के 4 जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 लोगों को दायित्व सौंपा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया। मीडिया को चौथा स्तंभ बताया, मतलब सबसे बाद का स्तंभ बताया, और सबके काम करने के उन्होंने बराबर अधिकार दे दिए। हुआ क्या? कार्यपालिका का काम था कार्य करना, व्यवस्थापिका का काम था व्यवस्था करना, न्यायपालिका का था न्याय देना, और मीडिया का काम था इधर की बात उधर कहना, जनता की बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना, प्रशासन की बात जनता तक पहुंचाना। ये काम अपनी बाखूबी करता। परंतु हुआ क्या? आज हमारा चौथा स्तंभ विकलांग हो गया है। आज अभी बता रहे हैं कि इनकम टैक्स से बांधे जा रहे हैं। अखबार की कीमत 2 रुपये लिया जा रहा है, उसकी छपाई 17 रुपये बेचारा संपादक दे रहा, विज्ञापन के नाम में वो लालीपाप दिया जा रहा। आज दिक्कतें हैं। आज सर उठा करके आप अभी किसी नेता के खिलाफ छाप दीजिए, कल आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हो जाए पुलिस के खिलाफ, और फिर वही अधिकारी, वही नेता आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं रहता। आखिर क्यों? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हम और आप जिम्मेदार। एक बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छा प्रश्न कहा था कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। तो हम कहीं न कहीं तो गुनाहगार भी हैं, क्योंकि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। तो हम गुनाहगार भी हैं, क्योंकि हम अपनी बात को नहीं कहते। इसलिए हिमांशु सर ने, हम सभी लोगों ने निर्णय लिया हो कि अब पत्रकारों का उत्पीड़न बहुत दिन बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए सभी पत्रकार भाई एक मंच पर आए, किसी भी सामाजिक संगठन में हो, किसी भी राजनीतिक दल में हो, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी व्यक्ति विशेष में हो, हम सभी को सादर आमंत्रित करते हैं कि कृपया पत्रकारों की समस्या को कहें, सुने। चाहे आप नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, आप पत्रकारों की बात को कहें। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूं, चाहे न्यायपालिका हो, जब उसको न्याय नहीं मिलता है तो मीडिया के सामने प्रेस वार्ता करता, उसे न्याय मिल पाता। कार्यपालिका, चाहे अधिकारी कोई भी हो, उसे न्याय नहीं मिल पाता तो दौड़ता है, मीडिया के सामने आता है और मीडिया के सामने अपनी बात कहता है। मीडिया अपनी ईमानदारी के साथ उसे न्याय दिलाने में भरपूर प्रयास करता। कार्यपालिका, न्याय व्यवस्थापिका, यही दशा होती है। चाहे नेता की फंसे और चाहे जनता की फंसे, सबके दुख को अपने हृदय में समेटता है, और जब पत्रकार की बात आती है तो बेचारा कहां चला जाए। इसलिए हम सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कब तक जुल्म सहते रहो, कब तक लोकतंत्र की हत्याएं होती रहेंगी, कब तक हम घुटने टेकते रहेंगे। कभी तो खड़ा हो। चाहे किसी की सरकारें आई, आज 75 साल बीत गए, 76वां साल गुजर रहे हैं और 76 साल में हम प्रवेश कर गए हैं, मगर हमारी आजादी जैसी तब थी, साथ आज भी वैसी। तो हम कभी आजादी से कब आजाद हो पाएंगे? इसके जिम्मेदार कौन है?
इसके जिम्मेदार हम ही और आप हैं। इसलिए मैं साथियों कहना चाह रहा हूं, शायद जब तक एक नहीं होगी, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 मूल मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उन्होंने कहा कि अब पढ़ लिख जाओ। तो हमारे लगभग, मैंने संविधान की बात कर रहा हूं, तो हमारे जितने पत्रकार हैं वो सभी पढ़े लिखे, शिक्षित हो गए। अब संगठित नहीं हो पा रहे हो, हमें संगठित होने की आवश्यकता है। और जिस दिन हम संगठित हो गए, तो यही जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है, यही हमें न्याय देने के लिए बाध्य होगी और हम लेकर। तो मैं पहले प्रश्न करना चाहता हूं, आज हिमांशु सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्या कितने लोगों को आवास मिला? क्या किसी पत्रकार को आवास मिला है? अब आप जरा देखिए, नेता ईरान से तुरान तक चला जाए, उसे किसी भी टोल की पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर पत्रकार एक टोल क्रॉस कर जाए, तो समझो कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रहा है, इसलिए उसे टैक्स देना। जी धर्मेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, आपकी आवाज पूरी तरह से मतलब नहीं आ रही थी, मुझे आपसे कह रहा था कि आवाज कट गई। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा पत्रकार है बेचारा, वो थोड़ा भी अगर एक टोल को क्रॉस कर जाता है, तो समझो कि वो लक्ष्मण रेखा को पार कर गया। उसे टोल के बिना नहीं जाने दिया जाता है, और नेता ईरान से तुरान तक जाता है। आखिर जिम्मेदार कौन? तो क्या धर्मेंद्र बाबू, पत्रकारों के कभी उनके अधिकार मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? कैसे मिलेंगे? कृपया बताने का कष्ट करें। सर, अधिकारियों के लिए, अधिकार को पाने के लिए जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे जी, और अपनी समस्या को एकजुटता के साथ नहीं कहेंगे, तब तक इसका कोई निस्तार नहीं हो पाएगा। मेरा तो यही कहना है। तो हम एक कैसे हों? यही तरीका है जो आपने बताया है कि सारे लोग अपने आस पास में जो भी लोग हैं उनको एक यूनिट में बना हुआ, एक जगह एकत्रित हो, एक जगह सब संगठन को जीते और अपनी समस्या से निकल के माध्यम से कहें। आज कितने लोग हम संगठित हो रहे हैं, कितने लोग, आज एक पत्रकार की समस्या एक पत्रकार नहीं उठाता, एक जगह हम बैठना नहीं चाहते। अभी हमारे 4 पत्रकार भाई हों, 4 चैनलों के हों, तो वो कहते हैं हम इनसे बड़े हैं, वो कहता मैं इनसे बड़े हैं, कोई कह रहा मैं उनसे बड़ा हूं। आज बड़े और छोटे में सभी परेशान हैं, और एक पत्रकार के साथ पत्रकार नहीं होते। आप अभी देख लीजिए, एक अधिवक्ता को आप छेड़ दीजिए, पूरे देश में आग लग जाएगी। हमारे समझ से तो यही लगता है क्या? जब कोई भी आदमी किसी कार्य को शुरुआत करता है जी, तो जब तक उस कार्य के अंजाम तक नहीं पहुंचता, तमाम बाधाएं आती है। जी, अभी जो ऊंच नीच का छोटा बड़ा का भेदभाव है, जी, हो सकता है कभी ठोकर लगने के बाद एक दूसरा को उसका स्वभाव उन्हें यह समझ में आए कि एक लकड़ी को तोड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर एक संगठित गठन बना करके दे दिया जाए तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उनको समझ में आएगा जी, तो जरूर इस बात को मानेंगे और एकजुटता के साथ कार्य करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत। तो धर्मेंद्र जी, कृपया अपना नंबर बताने का कष्ट करें, और किस चैनल में काम कर रहे हैं ये भी बताने का कष्ट करें। जी सर, हमारा नंबर है 9825। कृपया इस पर लिख दीजिए, मैसेज कर देंगे, और ताकि सभी लोग आ जाए। और मैं चाहूंगा कि अपने दायित्वों को, क्या इस, आज मैं और बताना चाहूंगा, आप किसी न किसी संगठन से जुड़े होंगे, और आप कहीं न कहीं मीडिया जगत से जुड़े हैं, तो आप कहीं न कहीं जुड़े होंगे। तो क्या जिस तरीके से ये अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद आम चर्चा कर रहा है, क्या इससे पहले कोई संगठन या आज तक किसी ने लाइव पे चर्चा करता है? नहीं सर, हम तो अभी तक नहीं देखे। इनसे सबसे बढ़िया इसकी बात ये लगी कि कम से कम हमें कई चीजों में न पढ़ने की न कोई उम्र है न कोई सीमा। हमारे कहने का अभिप्राय है, यहाँ हमसे बहुत ही सीनियर, बहुत एजुकेटेड, बहुत जानकार लोग बैठे हुए हैं
जी। तो उनसे जीवन को सीखूं। बहुत सुंदर, बहुत मैं इसी अभिलाषा के साथ आप लोगों का किताब को मुझे मौका दिए, आप लोगों से संपर्क हुआ, आप लोगों से बात हुई, मैं धन्य हो गए और आप लोगों का भी आत्मा मानते हुए दर्शक समझेंगे। साथ में ये भी कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा बताए हुए बातों को अपने जीवन में ढालूं और यथासंभव प्रयास करूं कि जो हमारे अपने भाई इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको संगठित करने का प्रयास करूं। इसके लिए ताकि हम जब एकजुट होंगे तो हो सकता है कि हम लोगों का भी कोई दूसरे को समझने वाला हो। बिल्कुल सही, ये हम बिल्कुल। लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं, अगर आप इस तरीके से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कर रहे हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमें इस एकता के सूत्र में पिरो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई ये तो आज की है। हिमांशु सर ने कहा, ये संगठन 2010 में रजिस्टर्ड हो गया था, मगर ये संगठन चला नहीं, क्योंकि तमाम संगठन, करीब 62 संगठन रजिस्टर्ड हैं भारत में, जो बड़े स्तर पे रजिस्टर्ड हैं, जो विभिन्न संगठन के नामों से जाने जाते हैं, मगर वो संगठन केवल झोले में लेकर के टहलने में हो गया। हमने सोचा जब 62 काम कर रहे हैं तो 63 की आवश्यकता क्या। इस संगठन को रजिस्ट्रेशन करा करके कोने में डाल दिया गया और हमने सोचा जब 62 लोग काम कर रहे हैं तो शायद अन्य भी क्यों 61वां, जब 61 काम कर रहे हैं तो 62 की जरूरत कहां से पड़ गई। तो जब देखा तो हम सभी लोगों ने निर्णय लिया, हिमांशु सर ने निर्णय लिया, हमारे अन्य साथियों ने निर्णय लिया कि ये संगठन एक बनना चाहिए जो बात नहीं करता है, लोगों के साथ जुड़ता नहीं है, जो लोगों के साथ चर्चा नहीं करता है, जो उनके सुख दुख में साथ नहीं देता है। हम लोग एक साथ मंच पर आए, साथ, तो तभी इस संगठन का नाम रखा गया अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद, जिसमें आपको तादिल से हार्दिक स्वागत है। और हमारे यहाँ संगठन में कोई भी अध्यक्ष हो सकता है, कोई उपाध्यक्ष हो सकता है, कोई राष्ट्रीय महामंत्री हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से इसे बनाया गया है। क्योंकि जिसका काम अच्छा होगा वही इसका महारथी है और इसका नायक होगा। धर्मेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? क्या कहे तो संदर्भ में आप पूछना चाहते थे। बहुत आप सर हमारी संगठन से लगातार जुड़े रहे, अपना मार्गदर्शन देते रहे और आप नहीं सर, हम मार्गदर्शन नहीं देंगे, हम तो सीखने की कोशिश करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, हर कोई सीखने आता है, शेयर करेंगे। लोग सब टीके हुए होते हैं, कुछ जानता है, कुछ बारे में जानता है, तो वो हम आपके सामने तो मैं जानना चाह रहा हूं धर्मेंद्र साहब, किस चैनल में जुड़े हुए हैं भैया? हम भारतीय न्यूज चैनल। भारतीय न्यूज चैनल, कृपया अपना मोबाइल नंबर। भारतीय न्यूज चैनल से जुटे हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। तो मैं चाहूंगा कृपया अपना जो किस पोस्ट पे हैं, मैंने किस पोस्ट पे हैं सर जी? कृपया अपना मोबाइल नंबर लिख दें या मेरा मोबाइल नंबर ले लें, कृपया हमें कॉल कर देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी और आपका नंबर मेरे पास हो जाएगा, मेरा नंबर आपके पास हो जाएगा और हम लोग चर्चा होती रहेगी। ये मेरा नंबर है 94 54 32 52 36, नंबर मैंने लिख दिया हूं, आप भी लिख सकते हैं और अपने विचार एक मिनट हम नोट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लें, बिल्कुल नोट कर लें। और भाई अब हम देखिए, मैंने लिख दिया हूं, स्क्रीन पे लिख के आ गया होगा मैसेज में। देखिए दिख नहीं रहा है, नीचे लिखा होगा, मैसेज में लिखा होगा। हाँ, राजेश कुमार सिद्धार्थ
92 हाँ, और आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको आप जाइएगा। जी क्या कहना चाह रहे हैं अहमद जी? बड़ा धैर्य रखिए, धन्यवाद देता हूं आपको। जी अहमद जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी बताइए अहमद साहब। जी साहब, एक कि आप पत्रकार के पत्रकार चीज है जी सारे समाज का जी अगर उस है कि आपने मदद की, जो भी आप जी हाँ जी आ रही जी तैयार पत्रकार होता है फ्री होना चाहिए जी किराया उसको फ्री होना चाहिए जी एक दो लोग से फ्री होना चाहिए जी नवंदु भाई अपना माइक बंद कर दे जी जी के घर का साथी है परेशानी आती है तो वो अखबार को ढूंढता है कि ऐसे में हम देखते हैं जी पत्रकार हमारे समाज में बहुत कमजोर है रोजी रोटी की होना चाहिए इसके साथ वाली योजना उसको प्राथमिकता मिलना चाहिए। दूसरी बात इस पर कि 2.5 लाख वाली जी की योजना है, कितने लोग लाभान्वित हैं इस जी मकान आ तो रहे बन भी रहे हैं पीछे बाजी होती आते हैं उससे ज्यादा है मकान जरूरत है बहुत घरों को उसमें सब लोग भी आए पत्रकारों को अलग से की जाए उस पर और जी मुझे कहना तो आपने बहुत अच्छी बात कही, इसके लिए मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि पत्रकारों के लिए एक अलग से कानून बनना चाहिए और वो कानून बनना चाहिए जिससे गरीबों को जिसमें पत्रकारों को अधिकार मिल सके या उनका अधिकार मिल सके और क्योंकि उनके अधिकार जब मिलेंगे तभी वो की तरफ बढ़ पाएंगे तो क्योंकि तभी हम बढ़ पाएंगे जब हम उन पर चर्चा कर रहे हैं और बड़ी ही बारीकी से हमें गंभीरता से लेना होगा और देखना होगा कि जब हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं जी तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जब इस तरीके काम करेंगे जब साथ में साथ चलेंगे तो लोगों को लाभ मिलेगा तो बहुत अच्छी बात कही और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं धन्यवाद है क्योंकि हमारे पत्रकार साथी सभी सुन रहे हैं जुड़ रहे हैं इसके लिए सभी को ढेर शुभकामनाएं देता हूं और हमारे साथ बहुत साथी आप देख भी रहे हैं क्योंकि बहुत साथी हमारे पत्रकार साथी जो हैं वो कृपया बात करने के लिए रहे हैं मगर दुर्भाग्य है क्योंकि हम लोगों का ये कह सकते हैं कि क्योंकि समय के हिसाब से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं जुड़ भी रहे हैं और बराबर चर्चा करें कि 9 बजने वाला है क्योंकि रात में तक हमारे अन्य 2 साथी रह गए मैं उनसे भी चर्चा कर लूं
जी भाई साहब नमस्कार। सुरेश कुमार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं भैया? सर, फतेहपुर से बोल रहे हैं। बहुत बहुत सुरेश जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बताइए सुरेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना क्या कहना चाह रहे हैं? अभी बात जैन सर जय हिंद जय हिंद। बताइए भैया क्या क्या रहे हैं? चाह रहे हैं सरकारों के लिए जी हैं खातों के लिए तो बहुत और अलग पर बहुत सुंदर है। पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून की हम रहे हैं इसे, और हम मनवार की दम लेंगे, हम होंगे कामयाब। एक दिन एक कहावत हुए हैं और ये लाभ मिलेगा, ये भी मुझे पूरा भरोसा है। इसी के साथ मैं आपका देता हूं। अब भाई आदित्य दीक्षित जी आपके मैसेज जाना भाई, आप है कि भाई कुछ कहें। आदित्य दीक्षित जी चुप्पी को साधे हो, कृपया कट करें। सर जी आज्ञा हो जी तो हम धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी से एक निवेदन करना चाहते हैं। बिल्कुल स्वागत है। धर्मेंद्र जी चले गए हमको लगता है। धर्मेंद्र जी लाइन पे आ नहीं सकते। धर्मेंद्र जी कृपया लाइन पे आने का कष्ट करें। वो भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, तो इसलिए कोई उनको नहीं, पर्सनल टारगेट नहीं है। अगर सभी सुन रहे होंगे धर्मेंद्र जी, जरूर सुन रहे हैं जी। भाई सभी के लोग कृपया माइक बंद कर लें। केवल हमारे सर की माइक खुल रही है, आदित्य दीक्षित जी की। धर्मवीर राठौर जी कृपया माइक बंद कर ले। और मैं चाहूंगा कि हमारे अन्य साथी भी लाइव पे आने का कष्ट करें। चलिए इसको हो ही ना निवेदन का कोई। धर्मेंद्र जी हमारी आवाज पहुंच रही है, कृपया लाइव पे आने का कष्ट करें। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, जनपद गोरखपुर। सही है? हाँ नहीं, ये आज धन्य और साहब लाइन पे है, बार लिख हुए। जी हम तालिब साहब को अवसर देना चाहते हैं जी कि हमारी टीम में हमने पूर्व कई बार मदद किया है हेतु सर का के नाम हमारी टीम में है। धर्मेंद्र जी आ गए हैं, क्योंकि आपकी आवाज सुन करके शायद पत्थर का दिल पसीज जाता है। धर्मेंद्र साहब है जी। जी जी जब तक हम लोगों को सुरक्षित जी 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 माने बीच पितामह के ऊपर वो सौभाग्य है जी कि बड़े और इतने अच्छे के साथ जी और हमें हम लोग अपने मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे।
धर्मेंद्र जी सर, एक निवेदन करना चाहते हैं। आदेश सर कौन आदेश करने का तो नहीं है हमारे भाई, तो निवेदन निवेदन हमारा और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आप हमें समझ रहे हैं कि मैं आप मेरा हुआ इतना मित्र जैसा हासिल है, तो फिर हमें किस बात की चिंता? अपने लक्ष्यों में ज्यादा समय नहीं लगेगा और अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सर मैं आपकी बात से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन 20 में आदमी बाद में ऐसी समस्या तो उसके बिना में ये चुनने पड़े कि मैं तरफ जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं, दिक्कत वही रास्ता चुनना पड़ा। नहीं सर, हम आपका कहने का तात्पर्य जो भी मेरे कहने का मतलब यह है कि पूरे महाभारत में अगर जाए तो भीष्म पितामह जो लोग है और जो शुरू से अंत तक भीष्म पितामह के विगत ही सारे लोग सब लोग आए और चले गए, लेकिन इच्छित वर्ग सबका उत्थान की गई, स्मृत लोग को छोड़ करके गए। बिल्कुल, जब तक आप उनको सुरक्षित हाथों में सौंप नहीं दिया तब तक अगर आदर्श हमारे पास है तो फिर और आशा करते कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये आप लोगों का बड़ा आपका प्यार है, ये दिल्ली का सिद्धार्थ जी का आप लोग का प्यार है। आप लोग सिर्फ वही मानती है पुरुषत्व को देखकर उनको लोग कहते थे। देखिए आपने कहा था मैं तिरछुआ नहीं बनने दूंगा, तिरछुआ मौत के बाद ही बनेगा। बिल्कुल, और मैं प्रतीक नहीं जानता हूँ कि अगर मैं जरूर देरी नहीं। बिल्कुल सही संचालन किया, इस पिता प्रतिज्ञा किया कि आज हमारे जो संगठन है उत्तर प्रदेश में 62 रजिस्टर इतना, तो 62 संगठन 63वां संगठन उत्तर प्रदेश नहीं बनेगा, और बनेगा तो मेरी कब्र पे होके बनेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि ऐसा कोई संगठन नहीं होगा अंतरराष्ट्रीय से ऊपर हमारे सदस्य है। शायद कोई में है लाइव डेली जानते नहीं है, एक दूसरे का दर्द नहीं समझते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं निवेदन करता हूँ जी श्रीवास्तव
जिस तरह गोरखपुर के और आप भी गोरखपुर जनपद से। जी बिल्कुल सही है। ये नहीं सर, निवेदन नहीं। देखिए अगर भाई भाई को निवेदन करेगा तो हम तो समझते हैं कि ये निवेदन नहीं होता है। शब्द ही एक ऐसे बार होते हैं जिसका दर्द का घाव कभी किसको गोल मार दीजिए कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाएगा, टूटा हो जाएगा तो भूल जाएगा, लेकिन शब्द अगर मार दिए तो वो जीवन में कभी भूलेगा नहीं। तो मैं पुनः आपसे कर्मठ हाथ जोड़ करके विनीत भाव से कम से कम कुछ और भी कह लीजिए वो ठीक है। ठीक सर। गोरखपुर के श्री धर्मेंद्र हमारी धर्म ध्वजा धारेंगे। सर अब फिर वही निवेदन आपसे कहेंगे, फिर आपने सीधे ना करके भोला के कान पकड़ लिया। सब लोग एक समान है और शब्द आना ही नहीं चाहिए। अभी हम लोग संगठन जो हम लोग कर रहे हैं चीज हो है नहीं तो हमारे बड़े कुछ उन्होंने बताया उसमें हमारे यहाँ एक और मैं बताऊंगा, यहाँ छोड़ा हो सम्मान देना इसका एक गुण होता है। स्पेशल नहीं, सभी लोगों का छोटा व्यक्ति हो उसको भी सम्मान से सर या करके ही सम्मानित किया जाए, उसकी सभ्यता की पहचान उसका तो ये वो ना कह करके धर्मेंद्र जी कहा जाएगा लगा दिया मदद करूंगा कि आप सब इतने महान इतने तो उनके ताकि जो पत्रकारों की रोटी का सवाल है या एक तरह के बाद सबका सवाल है कि एक समय के तो उसके जीवकोपार्जन के लिए कुछ चाहिए, रहने के लिए सब दो रोटी तो चाहिए चाहिए, नंगे ना घूमे तो कपड़े चाहिए। तो ऐसे भाग बिताने वाले हमारे पितामह हमारे है, तो मैं यही चाहूंगा कि पितामह जब आगे आगे चल ही रहे हैं तो मैं भी उनके साथ आपकी आज्ञा अपने मन का करके तो एक शब्द हटा करके दूसरा जोड़ रहा हूं। स्वागत ये बात स्वागत योग्य है और इस पर हम किंतु और परंतु नहीं सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कविता पूरी होनी चाहिए। कविता या किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जैसे न्यायमूर्ति, जज, बड़े भाई, आदरणीय श्रीमान, ये हमारे शिष्टाचार है और हम किसी के आगे लगाते हैं, व्यक्ति लगाता है
तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, हम सभी लोग बराबर हैं। मगर एक जब हम संबोधन करते हैं तो किसी को लगाते हैं, जैसे पत्नी के लगे धर्म पत्नी लगा देते हैं। तो इस तरीके के हम शब्दों को प्रयोग कर लेते हैं। तो अगर इस प्रयोग शब्दों में कोई अर्थ हो, जैसे पत्नी है, बेटी को हम सपुत्री कह लेते हैं, पुत्र को सपुत्र कहते हैं। तो इस तरीके के शब्दों से एक शिष्टाचार की व्यवस्था बन जाती है और लोगों के अंदर सम्मान की दृष्टि जग जाती है। तो इसी के साथ अगर पहुंचाओ तो सभी को मैं क्षमा प्रार्थी हूं और मैं दीक्षित जी से कहूंगा कृपया कहने का कष्ट करें, क्योंकि 9 बज गया है, क्योंकि हम लोग 9 बजे तक ही कार्यक्रम करते हैं और आज 9:14 हो गया है, इसलिए दीक्षित को मंच समर्पित है। और मैं चाहूंगा कि कल समय से कृपया धर्मेंद्र जी आप हम लोग डेली 9 बजे लाइव पे आते हैं, चर्चा कर उत्पीड़न की। यहीं पे पत्रकार के साथ जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रहा। और आपको बताना चाहेंगे, 1 मिनट समय दूंगा, अगर किसी जनता के साथ भी गलत हो रहा तो कृपया अपनी जनता की अदालत में इस लाइव पे आकर के क्या बात कहेगा। मैं अधिकारी को लाइन पे लेता हूं और फिर उसकी समस्या को हल कराने का प्रयास करता हूं और उसकी समस्या हल हो। बिल्कुल। और जो आप हमसे चर्चा कर रहे हैं, इसे देखने के लिए आप अब तक टीवी देखिए, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फिर इस पर लिंक मैं डाल दूंगा, उसको खोल के देखेंगे तो बिल्कुल आपको जो मुझसे चर्चा कर रही है ये सब कुछ आपको टीवी पर भी देगा। अगर नेट विजन है तो आप उस पर भी देख सकते हैं, कोई परेशान ना हो, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बात बराबर चर्चा चल रही है। जी श्रीवास्तव जी के साथ मैं आपको पुनः आदित्य जी को समर्पित कर रहा हूं। 4 पंक्तियों में निवेदन है जी। गोरखपुर के श्री धर्मेंद्र हमारा ध्वजारेंगे। स्वागत श्रीवास्तव है, योगी से भी बात बघारेंगे। वाह। योगी से भी हमारे संबंध देंगे। जी। श्रीवास्तव है, योगी से की बात बनेंगे। पत्रकार की रोजी रोटी सुधि उन्हें दिला दे। वाह। अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद की बात उन्हें पहुंचा दे। इसी के साथ मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारी और मैं प्रयास करूंगा कि सभी हमारी इस वाणी से किसी को भी आघात पहुंचाना चाहता हूं। और ये बीच में भाई हिमांशु सर जी हैं, हमारे अन्य साथी हैं, धर्मवीर राठौर साहब हैं, सभी लोग हैं, मैं सभी से मैं धन्यवाद देता हूं और आपने अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं सभी को मैं सशक्त नमन करता हूं। और मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग कृपया अपनी वाणी को आज धर्मवीर जी आपको समय नहीं दे पाया हूं, क्षमा चाहता हूं, कल मैं आपको पूरा समय दूंगा और आप अपनी बात को रखेंगे। और मैं चाहूंगा कल देर में आते हैं, लगता है ठंडक ज्यादा भाई धर्मवीर जी को सताने लगी है, मगर ठंडक नहीं, क्योंकि शेर की कभी ठंड नहीं लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सरदीप को मैं क्षमा चाहूंगा कि आज मैं ठंड नहीं लग रही है। बाकी हुआ यह था कि मेरे यहाँ पर कस्बे में 2 जवान एक्सीडेंट हो गए थे, जिसमें एक एक्सपायर हो गया। सॉरी करीब 80 साल का था, मुझे जाना था सर, इसलिए चलिए कोई बात नहीं। मैं सभी पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा, एक के पत्रकार साथी हैं, उनकी दादी का भी आज इंतकाल हो गया था, उनकी आज अंतिम आज क्रियाकर्म हुआ है, उनका मैंने कहता आज अंतिम संस्कार हुआ है। और अंतिम संस्कार होने के कारण सभी पत्रकारों में रोष है कि उनका पोता आज एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में है और हमारे पत्रकार की दादी, हमारी दादी और जनपद बहराइच के रहने वाले हैं नहीं है, इसलिए सभी पत्रकार भाइयों से कि उस परम पिता परमात्मा से, उस खुदा से, उस गॉड से सभी लोग प्रार्थना करें
उनको इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता प्रदान करें और